स्किन केयर कैसे करें। अगर आप यंग हो तो पिंपल्स आ जाएंगे, अगर आप 30 अबव हो तो पिंपल आ जाएंगे। फेस पे बाल है लेकिन पिंपल्स भी हैं, तो फिर क्या करें यार। आजकल सही लेजर कहाँ मिलते हैं। लेकिन अब आजकल ना एक चीज बहुत ट्रेंड में है, मेडिफेशियल। रेटिनॉल बहुत जगह दिखता है मुझे, आपके पिंपल आ रहे हैं आप रेटिनॉल लगा। कोई सा भी सीजन हो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, स्किन केयर कैसे करें। कोई सी भी एज हो, अगर आप यंग हो तो पिंपल्स आ जाएंगे, अगर आप 30 अबव हो तो पिंपल आ जाएंगे। समर में कभी स्किन ऑयली होती है, कभी ड्राई होती है, विंटर में कभी ऑयली तो कभी ड्राई। क्या सॉल्यूशन है। देखिए बहुत सारे ना सोशल मीडिया पर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको एक्सपर्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन आई हैव वन एक्सपर्ट विद मी हु नोज एवरीथिंग, डॉक्टर सोनी नंदा। Very warm welcome, doctor. Thank you, Aradhana, and thanks for building up the hype. You know, so skincare, no doubt, has become the word of 2023 and 2024. You know, हर पेशेंट आके पूछता है डॉक्टर रेटिनॉल कौन सा लगाना है, हमें कोलाजन खाना चाहिए, नाइसिनामाइड, विटामिन सी तो सब लगा रहे हैं, बट एक्चुअली हाउ मच इज नीडेड। सो यू नो दैट डिपेंड्स कि आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी स्किन यंग है तो आपको यू नीड द राइट फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड मे बी एक कोई बेसिक सेरम रात के लिए। आपको 4 चीज सुबह, 4 चीज रात को नहीं चाहिए। एंड अगर आपकी स्किन अब थोड़ी सी, जैसे आप 35 प्लस हो गए हो, 40 हो गए हो, अब एज तो किसी को भी कभी नहीं करना है, यू नो, सो उस केस में हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं बिकॉज हमें थोड़े एंटी एजिंग सेरम्स ऐड करने पड़ते हैं। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने कोलाजन की बात की, रेटिनॉल की बात की, विटामिन सी की बात की, लेकिन पता है बहुत दिक्कत होती है इन चीज़ों में भी। क्यों? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स का कहना है कोलाजन बॉडी को नहीं लग पाता है इतनी जल्दी, कुछ का कहना है विटामिन सी ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती है बॉडी। तो मतलब लें या वो भी नहीं ले, वेस्ट ऑफ मनी है। राइट, सो सी कोलाजन का ना अब्जॉर्प्शन इज अ प्रॉब्लम, बट उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको वेजिटेरियन कोलाजन अच्छा नहीं मिलता। सो नो इंडिया में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं एंड नॉन वेज तो हम नहीं खा सकते। सो उन केसेस में कोलाजन आपको कितना हेल्प करेगा अगर आप वेजिटेरियन ढूंढ रहे हो, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू सी। सो कोलाजन वुड हेल्प बट एक्सेस नहीं, एंड यू नीड टू गो टू अ गुड ब्रांड सो दैट अब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो। सो कोलाजन आपके हेयर के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, एंड अगर आप फिटनेस में हो, आप सबने ना मसल्स बनानी है, सो एट एवरी एज यू आर लिफ्टिंग वेट्स, करेक्ट, सो देन यू वुड नीड द राइट प्रोटीन और कोलाजन इनटेक। सो आई वुड सजेस्ट इसके लिए ना आप कोई जो लोग न्यूट्रिशन देखते हैं उनसे एक बार डिस्कस करो, और आपके बॉडी टाइप के हिसाब से चाहिए है कि नहीं चाहिए वो आप फाइनल करो। एंड स्किन के लिए, हेयर के लिए 3 मंथ्स के लिए आप कोलाजन सेफली ले सकते हो, लेकिन माई एडवाइस टू यू वुड बी, इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन, आप मरीन सोर्स कोलाजन ले लो जिसमें से बहुत स्मेल नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर रिलीजियस कॉजेज है फिर आप कुछ और देख लो रादर देन गोइंग इन फॉर अ वेजिटेरियन कोलाजन। तो वेजिटेरियन कोलाजन अच्छा नहीं है, इतना असरदार नहीं है, अभी नहीं आया। देखो, कोलाजन समथिंग जो एनिमल सोर्स से आता है। अब आपने एनिमल नहीं लिया, आपने फिश ले लिया, बट आप प्लांट से कैसे निकालोगे? सो नाउ people are making that and I think eventually we will reach there, but as of now collagen would be an animal source collagen। तो एब्जॉर्ब होगा वो बॉडी में? अब्जॉर्ब होगा। आजकल बहुत सारे ना पाउडर फॉर्म आते हैं, सो वो आप पानी में डाल के लोगे, एंड आपका टाइम कि आप किस टाइम ले रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो अब्जॉर्ब होगा, 100% नहीं होगा। वो प्रॉब्लम हर सप्लीमेंट की है कि 100% अब्जॉर्ब नहीं होगा। एंड अगर आप वेजिटेरियन हो और आप नॉन वेज कोलाजन ले रहे हो तो कई बार ना आपको बर्प्स आएंगे, तो यू नीड टू लुक फॉर अ कोलाजन जिसमें स्मेल उतनी नहीं हो। तो मरीन सोर्सेज काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ इट। आपने एक और चीज बोली अभी कि कोलाजन कब लेना है, आपने बोला कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, तो किस टाइम लें? सो सी, कोलाजन आइडियली आपको लेना चाहिए बिफोर यू आर एक्सरसाइजिंग। तो मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में, एक्सरसाइज करो तो उससे पहले ले लो। उससे पहले आप ले लो। वर्किंग लोग क्या करें? नहीं, सो जो एक्सरसाइज कर रहा है वो वर्किंग लोग ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, बिकॉज उसके बाद आप कुछ तो चलोगे ही, बिकॉज अब्जॉर्प्शन उस टाइम पे बेस्ट होगी जब उसके बाद आपकी मूवमेंट रहेगी। एक और पॉइंट आराधना, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि विटामिन सी कौन सा लगाएं, कौन लगाएं, अब्जॉर्ब नहीं होता, तो विटामिन सी की सिर्फ प्रॉब्लम अब्जॉर्प्शन नहीं है। विटामिन सी में एक और जो बड़ी बेसिक प्रॉब्लम आती है कि हर स्किन को नहीं सूट करता। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो विटामिन सी उसको बढ़ा सकता है,
एंड दूसरा अब सब प्रोडक्ट्स आप इंस्टाग्राम से ले रहे हो, Correct. तो उनमें परसेंटेज विटामिन सी का क्या है या बेस कैसी है, ये सारे विटामिन को नॉर्मल रखना और इफेक्टिव रखना बहुत डिफिकल्ट होता है. So lot of science goes behind that. So using the right brand becomes important, but I'm not going to name any brands per se, but there would be a difference in a vitamin C which you are buying for maybe a 400 or a 500 versus a vitamin C which you are getting for a 1800, 2000. It is not just कि वो ज़्यादा ले रहे हैं, it is just कि vitamins को ऐसा रखना कि वो आपकी बॉडी में जाके कुछ वर्क करे, उसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए होती है. एंड विटामिन सी ना जनरली लोग पीते भी हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन है. Yes. तो वो आपकी स्किन में तो लेवल्स बढ़ाएगा नहीं, वो बस आप एक्सपेंसिव यूरिन पास कर रहे होगे. इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट सो यू कैन टेक इट, बट अगर आपको स्किन के लिए लेना है तो ओरल विटामिन सी का बहुत ही लिमिटेड रोल है. पहले के ज़माने में डॉक्टर क्या होता था, फेशियल्स जो होते थे वो करवाने पार्लर जाते थे. लेकिन अब आजकल ना एक चीज़ बहुत ट्रेंड में है, मेडिफेशियल. वो क्या होते हैं, जैसे आजकल ऐप्स पे भी है, सब जगह है कि आप हाइड्रा फेशियल करवा लीजिए, ग्लो करवा लीजिए, एंड विद इन 48 आवर्स आप देखिए आपकी स्किन इस तरीके से चमकने वाली है. राइट. ससी, जो आपके पहले फेशियल्स होते थे वर्सेस मेडिफेशियल्स, उनमें डिफरेंस क्या है? एक तो मेडिफेशियल्स में ब्लीच नहीं होता, तो आपको ना इंस्टेंट जो चमक होती है वो नहीं दिखेगी, उसकी चमक आपको 3-4 दिन के बाद दिखेगी. दूसरा, मेडिफेशियल्स में स्क्रब्स अवॉइड किए जाते हैं, बिकॉज थोड़ी भी अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या स्किन थोड़ी भी इरिटेटेड है तो स्क्रबिंग कैन कॉज डैमेज, तो स्क्रब्स अवॉइड करते हैं. उसकी जगह मे बी पील्स यूज करते हैं या माइक्रोडर्माब्रेशन यूज करते हैं. माइक्रोडर्माब्रेशन एक कंट्रोल्ड स्क्रब की तरह होता है. सो बेसिक डिफरेंस है कि नो ब्लीच, नो स्क्रब्स, तो नो इंस्टेंट वाव, दैट इज गोइंग, कोई वाव नहीं मिलेगा, एकदम इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता, राइट? तो वो 3-4 दिन लगेंगे. बट मेडिफेशियल्स का फायदा क्या है कि वो आपकी स्किन के हिसाब से कस्टमाइज किए जाते हैं. किसी की स्किन को माइक्रोडर्माब्रेशन चाहिए, किसी की स्किन को पील चाहिए, और अगर आपकी स्किन अर्ली एजिंग साइंस है, अब एज तो किसी को कभी नहीं करना, तो उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं. सो मेडिफेशियल्स अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कराएंगे, जैसे आपने महीने में एक, 1.5 महीने में एक, यू कैन पिक योर फ्रीक्वेंसी फॉर दिस. आप 3 से 4 मेडिफेशियल्स कराओगे तो आपको अपनी स्किन का टेक्सचर बेटर लगेगा, टोन बेटर लगेगा, फाइन लाइंस कम हो जाएंगी, तो देयर इज अ इवननेस एंड अ यूथफुल लुकिंग स्किन. एंड अब क्या फेशियल्स कोई भी ना कराए, सभी मेडिफेशियल्स कराएं? अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, यू कैन डिसाइड, आप दोनों करके देखो एंड यू कैन डिसाइड कि आपको क्या बेटर लगता है. लेकिन अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, देन डूइंग अ मेडिफेशियल मेक्स मोर सेंस दैन द कन्वेंशनल फेशियल्स. फेस पे बाल है लेकिन पिंपल्स भी हैं, अब ब्लीच नहीं कर सकते डॉक्टर, आपने तो ब्लीच करने को मना कर दिया. Right. तो फिर क्या करें? लेजर नहीं, अब लेजर में भी टेंशन है यार, आजकल सही लेजर कहाँ मिलते हैं, बाल फिर आ जाते हैं, उसकी अलग मेंटेनेंस है, क्या करें लोग? राइट. सो एक तो जीरो हेयर इज नॉट फीजिबल, तो वी नीड टू लर्न टू लिव विद सम हेयर ऑन आवर फेस. अब लेजर के बारे में जब आपने लेजर हेयर रिडक्शन आराधना पूछा है, तो इसमें ना मैं कुछ क्लियर करना चाहूंगी कि लेजर हेयर रिडक्शन होता है, रिमूवल नहीं. ओ, मतलब जीरो हेयर नहीं मिले, जीरो हेयर नहीं होगा, और जीरो हेयर होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो आपकी स्किन को ज्यादा सेंसिटिव करता है, एजिंग के लिए ज्यादा प्रोन करता है. तो लेजर हेयर रिडक्शन क्या करता है, ये आपको ग्रोथ डिले देता है, आपके नंबर ऑफ हेयर कम कर देता है और रिमेनिंग हेयर फाइन कर देता है. पर फिर डॉक्टर फायदा क्या है, हमें तो जीरो बाल चाहिए. पर मैंने जैसे आपको बताया, जीरो बाल इज नॉट अ रियलिस्टिक गोल. एंड एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, देयर इज नथिंग लाइक फुल बॉडी लेजर हेयर रिडक्शन, एब्सोल्युटली नथिंग, बिकॉज आप लेजर हेयर रिडक्शन फाइन हेयर पे नहीं कर सकते हो. हार्ड बाल आपके फाइन हो जाएंगे और फाइन बालों के साथ आप हैप्पीली जियोगे. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर हेयर रिडक्शन. जब आप 5 to 6 सेशंस करते हो तो आपको 50 to 60% इंप्रूवमेंट मिल जाता है. ये मैं बात कर रही हूँ नॉन हार्मोनल एरियाज की. अगर आपके फेस पे हेयर है और आपको हार्मोनल एरिया, वो तो फिर आप डॉक्टर गाइडेंस में वो आपको बताएंगे. लेकिन आपको ना लेजर सिर्फ उस बाल पे करवाना है जो बाल आपका हार्ड है, क्योंकि लेजर का एंड रिजल्ट फाइन हेयर होने वाला है. देखो, लेजर वर्क करता है हमारे पिगमेंट के प्रिंसिपल पे. जो काला रंग है ना आपके बाल का, वो एक पिगमेंट है आपके बाल में. हमारी स्किन में भी पिगमेंट है, इंडियन स्किन में पिगमेंट काफ़ी होता है.
तो हम अगर बहुत ज़्यादा एनर्जीज दें कि आपके फाइन हेयर को भी हटाएं तो स्किन बर्न हो सकती है। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपके हेयर हम फाइन कर सकते हैं। अब देखो मेडिकली लेजर कहाँ कहाँ आपको हेल्प करता है। आप वैक्स करते हो, हर बार वैक्सिंग के बाद आपको दाने आते हैं। दिस इज वेरी कॉमन विद बिकनी वैक्स, या जिन लोगों की बड़ी हार्ड ग्रोथ होती है और ऑल्सो जिनकी फाइन ग्रोथ होती है और वो अपर 1/3 ऑफ देयर आर्म करते हैं। तो जिनका तो फाइन बाल है, प्लीज डोंट डू एनीथिंग। और जिनका हार्ड बाल है उनको लेजर में 4 to 6 सेशंस में ना ग्रोथ जब 50-60% कम हो जाएगी और ग्रोथ आपकी फाइन हो जाएगी, तो हर बार वैक्सिंग के बाद जो दाने आते हैं और जो आपके निशान पड़ रहे हैं बॉडी पे, वो नहीं होगा। अगर आपको वैक्सिंग के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप कर सकते हो, देयर इज नो इशू विद दैट। नाउ अगर हमारे को फाइन हेयर की बात करनी है, भाई फेस पे पतला पतला फाइन हेयर है जो बहुत शो करता है, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है जिसको क्यू स्विच लेजर बोलते हैं, जो आपके हेयर को परमानेंटली ब्लीच करता है और पतला करता जाता है। एंड 3 से 4 सेशन में आप देखते हो कि वो हेयर ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाता है। बट जो आपके फाइन हेयर है बैक पे या एब्डोमेन पे बिल्कुल फाइन हेयर, उनकी ना तो वैक्सिंग होनी चाहिए ना लेजर होना चाहिए। यू जस्ट लर्न टू लिव विद दोज हेयर। डॉक्टर, अब जैसे आपके एक क्लाइंट हैं, शी इज़ यंग, शी इज़ इन हर 20s, आई एम इन माई 30s, पिंपल इनके भी हैं, पिंपल मेरे भी हैं, क्या फ़र्क है पिंपल्स में? Radhana, pimples is youth. You are not growing old even in your 30s. 30s में कौन सा यू? Right, so you know, jokes apart, जो यंग एज में पिंपल्स होते हैं वो और जो हमारे को 35 के बाद आते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो आपके यंग एज के पिंपल्स होते हैं वो यूजुअली ना आपकी स्किन टाइप की वजह से हो रहे होते हैं, तो वो आपके ये टी जोन ऑफ योर फेस पे ज़्यादा आएंगे, राइट। अनलेस आपको कोई हार्मोनल इशू हो तब वो इधर आएंगे। लेकिन जो आपके 35 के बाद आते हैं, जिनको हम हार्मोनल एक्ने बोलते हैं, बिकॉज हमारा हार्मोन चेंज हो रहा होता है बॉडी के अंदर, वो आपके वी ऑफ द फेस पे आएंगे। एंड आप जनरली अगर नोटिस करोगे तो आपके पीरियड से हफ्ता 10 दिन पहले वो पिंपल्स आएंगे। एंड होता क्या है कि जैसे पीरियड्स आपके आए तो वो सेटल होने लग जाते हैं, बट वो पिंपल्स बड़े होते हैं, पेनफुल होते हैं, तो वो भी सेटल हुए नहीं होते, सेकंड पीरियड का टाइम शुरू हो जाता है और वो वापस आ जाते हैं। अब यंग में पिंपल्स ट्रीट करने का तरीका और 35 के बाद पिंपल्स ट्रीट करने का तरीका इज डिफरेंट। एक जो बेसिक डिफरेंस होता है, यंग स्किन में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे आप 35 प्लस या किसी के 30 प्लस में आ सकते हैं, उनके फेस में ऑयल ऑलरेडी कम हो चुका होता है। तो अगर आप सेम ट्रीटमेंट करो कि आप बस ऑयल कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी स्किन केयर रूटीन डिफरेंट हो जाता है फॉर अ पिंपल प्रोन स्किन आफ्टर 35 वर्सेज इन अ टीनेजर और इन समबडी इन देयर 20s। एंड प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। एंड जो हमारे हार्मोनल एक्ने होते हैं, जैसे जो ये 35 वगैरह के आसपास आ रहे होते हैं, इसमें हमारे लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो यू शुड एक्सरसाइज, आपको स्ट्रेस कम होना चाहिए। अब मतलब जहाँ हमारे पास कुछ नहीं होता हम स्ट्रेस ले आते हैं, बट बिलीव मी, इन हार्मोनल एक्ने, इन females who are 30 plus 35 plus, stress has a very important role to play. And इसमें कुछ सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे नैक एक सप्लीमेंट है, मायोइनोसिटॉल सप्लीमेंट है, तो वो जनरली कुछ गायनी सप्लीमेंट्स होते हैं विच हेल्प। बट यंग में जब हम पिंपल्स ट्रीट कर रहे हैं तो हम बहुत अग्रेसिव रहते हैं अपनी ट्रीटमेंट में, सो दैट स्कारिंग नहीं हो। लेकिन एज के साथ जो थोड़े थोड़े एक्ने आ रहे होते हैं उसमें हम बहुत अग्रेसिव नहीं होते। एंड अनलेस हमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज ना लग रही हो, हम सप्लीमेंट से और एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन से ही उसको मैनेज करते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपको किसी भी तरह का एक्ने है, व्हाटएवर एज, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे कुछ मत करिए, कोई एक्सपेरिमेंट मत करिए, राइट। एंड आप एक कंसल्टेशन करोगे ना डॉक्टर से, वो आपको आपका स्किन केयर बता देंगे, वो आपको बेसिक बता देंगे कि जब पिंपल आए तो आप ये लगा लो। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको हर मंथ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप एक बार जाओगे एंड मोस्टली यू विल बी टेकन केयर ऑफ सम टाइम। एंड ऑल्सो जैसे ये वाले जो पिंपल्स होते हैं, मैंने आपको बताया हार्मोनल पिंपल्स सेटल होने में बहुत टाइम लेते हैं। तो जब आपके पीरियड्स शुरू होते हैं उस टाइम पे कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स होती है, जैसे पील्स होती हैं, वो 5 मिनट का ट्रीटमेंट होता है, वो आप करवा लो तो आपके जो पिछले साइकिल के एक्टिव पिंपल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, उनके निशान कम पड़ते हैं। एंड पूरे टाइम ऐसा नहीं लगता कि मेरे फेस पे पिंपल रहते ही हैं।
मीडिया पर रेटिनॉल बहुत जगह दिखता है मुझे, और बहुत से यंगस्टर्स डॉक्टर मुझे ये एडवाइस करते हैं कि रेटिनॉल लगाओ, आपके पिंपल आ रहे हैं, आप रेटिनॉल लगा लो, आपकी स्किन बेटर हो जाएगी। कुछ होगी उससे? सो देखो, रेटिनॉल हर पेशेंट आके पूछता है, बिकॉज रेटिनॉल इज लाइक नाउ द रामबाण। यस, पिंपल भी ठीक हो जाएगा, स्किन एजिंग भी ठीक हो जाएगी, फेयर हो जाओगे, एकदम से यू विल स्टार्ट लुकिंग इन योर 20s, Yes. you know. But retinol ना, it is a very good product, लेकिन it has to be applied very cautiously. तो विंटर्स में रेटिनॉल आपकी स्किन को डेफिनेटली इरिटेट कर देगा, तो स्किन बेटर तो नहीं होगी, स्किन रेड, ड्राई, इरिटेटेड हो जाएगी। सो रेटिनॉल की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कम क्वांटिटी से शुरू करना है। आप पहले रेटिनॉल आप मॉइस्चराइज करके उसके बाद लगाओ। वंस यू फील कि रेटिनॉल अब इरिटेट नहीं कर रहा, अब तो मेरी स्किन यूज्ड टू हो गई, फिर आप यू कैन अप्लाई रेटिनॉल फर्स्ट एंड देन टॉप इट अप विथ योर मॉइस्चराइजर। ऑल्सो स्टार्ट विथ मे बी अ 30-minute कॉन्टैक्ट टाइम, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो। आपके अगर बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं और स्किन इन्फ्लेम्ड है, आप अगर रेटिनॉल ज़्यादा लगा लोगे ना तो स्किन फटने लग जाएगी। सो आपकी कंप्लेंट होगी कि मेरा फेस वॉश मेरी स्किन को ड्राई कर रहा है, बट एक्चुअली रेटिनॉल ने आपकी स्किन को ड्राई कर दिया। एंड दूसरा, जैसे दिल्ली में अब इतना अभी कोल्ड चल रहा है, एंड कोल्ड के साथ पोल्यूशन ऐड हो गई। करेक्ट। सो पहले क्या होता था कि विंटर और समर की ना स्किन के अलग प्रोडक्ट्स रहते थे, अब वो बहुत ओवरलैप सा हो गया है, बिकॉज विंटर में भी पोल्यूशन की वजह से आपकी स्किन पे पिंपल्स आएंगे, आपको इश्यूज होंगी। तो आपको अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हो तो आप अपना जो क्लेंजर लगाओगे या जो फेस वॉश करोगे वो आपका माइल्ड होना चाहिए। एक बेसिक मॉइस्चराइजर होना चाहिए जो आपको लगाओगे, धीरे धीरे कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ाओगे। और अगर नेक्स्ट डे आपका फेस ड्राई होता है तो आप याद रखो, आपका फेस वॉश इज नॉट द प्रॉब्लम, आपका रेटिनॉल जो आपने एक रात पहले लगाया था दैट इज द प्रॉब्लम। एंड अब अगर चलो स्किन इरिटेट होने दो, यंग तो हो जाएंगे, पिंपल तो खत्म हो जाएंगे, यू नो दैट कुड बी अ थॉट। सो अगर ये वाला आपका थॉट है ना, अगर हमारी स्किन पे, इंडियन स्किन पे पिगमेंटेशन इज अनदर बिग प्रॉब्लम। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई इरिटेटेड रहेगी तो पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और एजिंग भी, एजिंग यस, उस टाइम तो आपको बिल्कुल फाइन लाइंस, रिंकल्स, एकदम बुढ़िया की स्किन हो जाएगी आपकी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज सेटल हो जाएगी एंड एंटी एजिंग में इट विल हेल्प। बट यू नो वी कैन डू इट प्रॉपरली कि आपकी स्किन को इरिटेट किए बिना हम आपकी स्किन को यंग रख लें और आपके एक्ने को अंडर कंट्रोल रख लें। तो डॉक्टर, जितने हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि रेटिनॉल लेने से पहले या कुछ भी खरीदने से पहले वो क्या अपने दिमाग में रखें? सो अब आप कन्विंस्ड हो कि आपने रेटिनॉल यूज करना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक टिप्स। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप अपनी स्किन को ना पहले हाइड्रेट करो। आपका फेस वॉश माइल्ड होना चाहिए, आपका मॉइस्चराइजर पहले लगना चाहिए, एंड उसके बाद जब आप रेटिनॉल लगाना शुरू करोगे, स्टार्ट विथ वेरी लिटिल क्वांटिटी। कॉन्टैक्ट टाइम छोटा रखो, आधे घंटे के लिए लगाओ, फेस को वॉश ऑफ कर दो। अगले दिन मॉर्निंग में अगर आपको लगता है कि मेरी स्किन ड्राई नहीं हो रही है तो आप उस कॉन्टैक्ट टाइम को 30 मिनट से 45 मिनट्स, 1 आवर, एंड फिर आप धीरे धीरे ओवरनाइट जा सकते हो। अब अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो एक्ने के लिए तो रेटिनॉल एकदम मस्ट है, लेकिन आप पहले ही ऐसे प्रोडक्ट्स लगा रहे हो जो आपकी स्किन का ऑयल बिल्कुल निकाल दे रहे हैं। यू नो, आप एक फेस वॉश यूज़ कर रहे हो जिसमें AHA BHA है, आप सैलिसिलिक एसिड अलग से लगा रहे हो, आप टोनर यूज़ कर रहे हो, आप मे बी एस्ट्रिंजेंट यूज़ कर रहे हो। अब इसके साथ अगर आप रेटिनॉल लगाओगे तो स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। एक्ने प्रोन स्किन ड्राई हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी कि आपकी स्किन पे ना ये सारे एक्ने मार्क्स छोड़ने लग जाएंगे, और आप पिंपल्स ट्रीट तो इसीलिए करते हो कि मार्क्स ना छूटे। अगर आपकी पिंपल प्रोन स्किन है, आप रेटिनॉल लगाओ, लेकिन आप पहले अपने प्रोडक्ट्स थोड़े से माइल्ड कर दो। आपको रेटिनॉल के साथ बाकी AHA BHA की ज़रूरत नहीं है। आप ट्वाइस अ डे अपना फेस वॉश रखो विच इज़ नॉट टू हार्श। यू यूज़ अ मॉइस्चराइजर। मोस्टली जिन लोगों की पिंपल प्रोन स्किन होती है वो मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, बिकॉज द थॉट इज कि ऑयल पूरा खत्म कर देंगे और पिंपल खत्म हो जाएंगे, बट इट इज़ नॉट सो सिंपल। सो गो हेड, यूज़ योर रेटिनॉल, बट स्टार्ट विथ लिटिल क्वांटिटी। एक छोटा कॉन्टैक्ट टाइम, अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप माइल्ड कर लो ताकि आपकी स्किन इज रेडी टू टेक द रेटिनॉल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यू हैव टू अप्लाई अ सनस्क्रीन। बाहर बारिश हो रही है, बाहर बहुत बादल है, मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ, वॉट एवर इट इज, इफ यू आर अप्लाइंग अ रेटिनॉल, सनस्क्रीन बिकम्स अ एब्सोल्यूट मस्ट। आप ये सारे टिप्स फॉलो करो एंड आई एम श्योर यू विल स्टार्ट सीइंग द मैजिक विच यू एक्सपेक्टेड टू सी विथ योर रेटिनॉल्स।